हाँ, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 ध्यान दो। आज हम लोग ये इसमें तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं अनएम्प्लॉयमेंट करके, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का संदर्भ अगेन मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। तुम्हारा इनकम से जुड़ा हुआ है, जिसको आय हम लोग कहते हैं। इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहो, एम्प्लॉयमेंट कहो या तुम्हारा इनकम कहो, बोथ आर सेम। चूँकि हेल्थ और एजुकेशन पर चर्चा हो चुकी है, तो ये बेरोजगारी में तुम्हारा आय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहाँ पर तुम बेसिकली एक अच्छी इनकम जो होती है देश की, जो पर कैपिटा इनकम से उसके नेशनल इनकम की भी एनालिसिस हमारी की जाती है, तो उसमें आय और व्यय का एक संतुलन और जन सामान्य के जीवन में भी आय के स्रोतों का होना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है, जिससे वो व्यक्ति विशेष अपने परिवार अपने खुद की ज़रूरतों को पूरा करता है। क्योंकि डेली नीड से जुड़े हुए मुद्दों को तुम देखो तो बेसिकली अर्ली मॉर्निंग जब हमारी आंखें खुलती है तब से लेकर के रात के सोने समय तक मिनिमम 3 टाइम के तुम्हें खाने चाहिए, है ना। मौसम के अनुकूल तुम्हारे पास में कपड़े होने चाहिए। ये सब कम से कम मैं बता रहा हूँ तुमको। आप हम सभी लोग एनिमल तो नहीं है ना, कि मतलब अनायास किसी भी तरीके से अनऑर्गेनाइज वे में कहीं पर भी गुजारा कर लेंगे। जिसके जैसा इनकम है उसके हिसाब से एकोमोडेशन चाहिए, यानी कि एक छत मिलना चाहिए, एक छाया मिलनी चाहिए जहाँ से तुम इस मौसम से बच सको। ये ठंड ही आ गया तुम्हारा, तो ठंड में भी तुम गर्म और पौष्टिक खाने खाओगे, गर्म कपड़े आप पहनेंगे, और इस ठंड से बचने के लिए आपके पास में एक अपना घर भी होना चाहिए। वो किराए का घर हो या जो भी, लेकिन तुम्हारे पास होना चाहिए। तो ये सब कुछ तुम्हारा रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, जहाँ पर आय के अतिरिक्त स्रोत हमारे पैदा कर किए जा सकते हैं, और जो भी कुछ इनकम गेन करके उससे हम अपनी ज़रूरतों को, इसके अलावा और भी सारी ये है कल्चरल एंड फेस्टिवल्स वगैरह तुम्हारे आते हैं, उसमें भी अफोर्ड करना तुम्हारा काम होता है। किसी व्यक्ति की अगर तबीयत खराब हो जाती, नसाद हो जाती है, तो वहाँ भी आपको पैसे की ही ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेडिकल केयर बिना पैसा का पॉसिबल हमारा नहीं है। तो ये सब इश्यूज है जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो दे रहा है कि सकल मदर शिला, है ना, लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर, है ना, चिल्ड्रेंस एंड द हेल्प फॉर द हस्बैंड, बुट्टा इन द फील्ड। इसकी माँ जो थी सब जगह काम करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू जो था अपने समय खेलने और कूदने में गुजारते थे। क्या आप शीला, जीतू और विद्यु को रोजगार कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अब इसमें कह रहा है कि बेरोजगारी किसे कहा जाता है, इसको पहले डिफाइन किया जाता है। तो मैंने पिछले दिन बताया भी था तुम्हें कि काम के लिए जो इच्छुक हो, उनको काम ना मिले, उनको हम लोग बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगार उसको नहीं कहते हैं कि जो प्रोफेशनल तुम्हारा खा पी करके सोने वाला है ना, काम करना ही नहीं चाहता। जो काम नहीं करना चाहता है, उसके पास काम नहीं है, तो वो निठल्ला है ना, उसको हम बेरोजगार नहीं कर सकते। बेरोजगार उन्हें कहा जाता है जो काम करने की इच्छा रखते हो बट उनके पास में काम नहीं। सो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए लोग रोजगार नहीं पा सके। और शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की संख्या में भी नहीं की जा सकती है, और न ही सीतू, जीतू और शीला को रोजगार कहा जा सकता है। तो इसमें एक दे रहा है कि यदि जो हमारा ट्रेंडिंग कॉस्ट है जिस पर काम ना मिल पाना, तो यहाँ शीला जो थी ना, वो घर के ही, जिसे कि कहा जाता है कि घर की शिल्पीकार होती है महिलाएं, है ना, शिल्पी होती है घर की, जिसको हम लोग होम मेकर भी कहते हैं इंग्लिश में। पहले हाउसवाइफ लोग कहता था। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया गया, और वर्तमान की जो हमारी सरकार थी उसे ऐसा लगा कि महिलाओं के लिए ना एक शब्द जो हमारा प्रयोग होता है हाउस वाइफ, है ना, वो नहीं हो जाना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, है ना। कोई भी हो, महिला घर में होती है तो कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति की वाइफ होती है, ना कि पूरी बिल्डिंग की वाइफ होती है या ऐसा कुछ, है ना। तो वो शब्द जो था, ऐसे कॉमनली पहले होता था कि घर की महिला होती थी, ऐसे तो घर की महिलाओं के लिए लोग हाउसवाइफ का प्रयोग किया करते थे, जिसको सरकार ने जो सरकार नहीं, जो सोशल रिफॉर्म्स जो इश्यूज होती है, जहाँ पर इस प्रकार की शब्दों की चयन होती है, उसका सिलेक्शन होता है, उसके प्रचलन पर लाने की जो बात की जाती है, उसमें एक शब्द लाने का प्रयास किया गया
कि उसके लिए होम मेकर का प्रयोग किया जाए, कि घर की जो महिलाएं घर में समर्पित भाव से कार्य करती हैं और अपने परिवार को परवरिश के लिए पूरे मेहनत दिन रात करती है ना। तो ये वर्ड जो है उसकी जगह पर तुम्हारा होम मेकर का है। जैसे यहाँ पर शकल की जो माँ थी शीला, वो चाहती जिस तरीके की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती थी, तो वो किसी घर में चौका बासन या कुछ भी काम करके अतिरिक्त इनकम जनरेट कर सकती थी। लेकिन उसको ऐसा लगा कि नहीं, घर में जो उसके मतलब है ना। तो यहाँ पर शीला जो है उसको लगा कि नहीं, अपने परिवार के व्यक्ति को ना हमें केयर करना चाहिए, और उसने उसके लिए बाहर में कोई ऐसे कमर्शियल वर्क जहाँ पर काम के लिए पैसे मिलते हों वो करना उचित नहीं उसने समझी। और तो इस तरीके से देखा जाए तो उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है ना शीला ने। तो ऐसी महिलाओं के लिए या के व्यक्ति विशेष के लिए हमें कुछ रिस्पेक्टिव सुपीरियर वर्ड यूज़ करना चाहिए। और वो चूँकि ट्रेडिशन का चीज़ था, जो ये हाउसवाइफ या समथिंग टाइप का जो वर्ड था, लेकिन उसकी जगह पर होम मेकर का प्रयोग ज़्यादा लॉजिकल और ये रिलेवेंट माना जाएगा, है ना। जैसे कैसे तुम्हारा विकलांगता को दिव्यांगता की तरफ में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना, या अंधे को तुम अंधा नहीं सूरदास करना पड़ेगा। तो सत्यम बोला है ना, ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्य बोलो प्रिय होना चाहिए, ऐसा। और जीतू और सीतू चूँकि वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है, वो कार्यकारी जनसंख्या के हिस्सा हमारे नहीं थे, इस हिसाब से उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है, और 16 साल से कम उम्र के बच्चे से कोई भी लेबर वर्क नहीं लिया जा सकता है, शारीरिक श्रम नहीं कराया जा सकता है। ये तुम्हारा आर्टिकल ये 23 जो बाल श्रम जिसको हम लोग कहते हैं, बाल श्रम, वो आप नहीं करा सकते हैं। और हर एक बच्चा का लीगल राइट है अपने बचपन को जीने का। इसको लेकर के बहुत सारे कैंपेन भी वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है, तुम्हारा सेफ चाइल्ड, और ये RTE वगैरह का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। नई शिक्षा नीति में तुम्हारा +2 तक की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है बच्चों का, और चाइल्ड के प्रोटेक्शन को लेकर के ही बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं। पिछले दिनों तो तुम्हारा भारत के नाम तुम लोगों ने सुना हो कैलाश सत्यार्थी का, जिन्होंने सेफ चाइल्ड नाम की एक संस्था चलाते हैं, जिसको लेकर के नोबेल का शांति पुरस्कार भी उन्हें मिला है, यूसुफजई मलाला के साथ में, पाकिस्तानी लड़की जो है उसके साथ में। तो ये उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट कि जो लेबर जो फोर्स हमारा होता है, जिसको हम लोग श्रम बल कहते हैं, जनसंख्या के में वे लोग शामिल होते हैं। तुम लोगों ने क्लास 8 वगैरह में पढ़ा होगा जनसंख्या पिरामिड के बारे में, जहाँ पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर 0 से 15 साल के बच्चे डिपेंडेंट पॉपुलेशन काउंट किए जाते हैं, और 60 साल से एबव के जो होते हैं हमारे, उनको भी डिपेंडेंट कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट कौन हुए? जो 15 से लेकर के 59 साल तक के उम्र के बच्चे होते हैं, यानी कि उनको हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यकारी जनसंख्या हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस आयु वर्ग के जो बच्चे हों या एडल्ट हों, ये सभी उसमें जो आते हैं, उनको हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। इसलिए इन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी माँ जो थी स्वेच्छा से घर के कामों में हाथ बटा रही थी, और सीतू जीतू जो थे हमारे 15 साल से कम उम्र के थे। तो वो एक आश्रित जनसंख्या के तौर पर हमारे गिने जाएंगे, और उनको हम सक्रिय जनसंख्या और कार्यकारी जनसंख्या में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। शकल की माँ का कहानी वही गया, परिश्रम के लिए वो काम करने की इच्छुक नहीं है। वो चूँकि काम करना करती तो है, दिन भर काम करती है, लेकिन कोई लेबर जो वर्क करके वो पेमेंट नहीं लेना चाहती है, तो उस लिहाज से उसकी अनिच्छा होने के बावजूद उसको हम बेरोजगार नहीं कर सकते हैं। तो शकल के दादा दादी और नाना नानी, वो भी हमारे डिपेंडेंट पॉपुलेशन में, उनको भी हम बेरोजगार नहीं कर सकते हैं। तो ये दे रहा है यहाँ पर एक स्पष्ट क्लियर हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रखता हो, और उसके पास में प्रचलित दर पर, है ना, मार्केट प्राइस जो मार्केट रेट है, जो लेबर रेट है, उस पर काम ढूंढ रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो वैसे लोगों को हम लोग अनएम्प्लॉयड करेंगे। इस तरीके से भारत में के संदर्भ में देखा जाएगा तो कुछ इसकी पृष्ठभूमि
रूरल एरिया का है, कुछ हमारा अर्बन एरिया का है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी तुमको देखने को मिलती है। लेकिन दोनों के नेचर में स्पष्ट स्तर पर अंतर तुमको दिखाई देगा। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में तुम देखोगे कि कम पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं और उनका जीवन यापन का स्तर थोड़ा सा नीचा होता है, निम्न होता है। तो उस लिहाज से देखा जाएगा तो वहाँ पर ज़्यादातर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं, उनका काम काज का जो पेशा होता है ये ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर से तुम्हारा बिलोंग करता है, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि कार्यों से उसको जोड़ करके देखते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जो कॉमनली बिहार के ही पर्टिकुलर जिस रीजन से हम सभी लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ से तुम देख सकते हो कि प्रायः 2 फसलों का चलन है। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिफिकल डेवलपमेंट होने के बावजूद भी या तो किसान उत्साहित नहीं है या किसान कोई कार्य नहीं करना चाहते इस तरीके का। परंपरागत तरीके की खेती जो हमारे गाँव में होती चली आ रही है 2 फसल का, जिसमें एक रबी और एक खरीफ, तो 4 महीने बिल्कुल ही मतलब उनके पास में कोई रोज़गार हमारा नहीं होता है। हालांकि चाहे तो वहाँ पर ट्यूबवेल्स या जो भी बोरिंग वगैरह या कोई अन्य जो हमारे इरिगेशनल जो फैसिलिटीज़ जहाँ से मिलती हो, उसके माध्यम से वो सालों भर खेती कर सकते हैं, 12 मास खेती कर सकते हैं, है ना। पेरियल संदर्भ में देखा जाए तो ये काम किया जा सकता है, लेकिन कुछ उनकी इच्छा शक्ति का भी संबंध उससे है तुम्हारा, या चाहते नहीं है ना। तो हॉर्टिकल्चर में तो बड़ी संभावना है तुम्हारी दिखाई देती है, फल सब्जियों का उत्पादन करना या कैश क्रॉप में जो जितने भी प्रकार के आयुर्वेदिक पौधों को उत्पादन करना हो हमारा, तो उसके लिए थोड़ा सा इनोवेशन और थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल टूल्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचना होगा, थोड़ा सा अप्रोच बदलना होगा कल्टीवेशनल वर्क का। तो उसके लिए थोड़ा सा बदलाव का समय है, कुछ जगहों पर हो भी रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले दिनों मैंने चर्चा किया था ये पालीगंज में तुम्हारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का जो किसान है, फार्मर है, वो बहुत हद तक हॉर्टिकल्चर्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं। या कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिसमें जिससे तुम्हारा पतंजलि का नाम आता है, तुम्हारा बाबा रामदेव का, ये भी भारतीय किसानों को प्रमोट कर रहे हैं स्वदेशी के नाम पर। या अभी कोरोना के बाद में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हुई, जिसमें वोकल फॉर लोकल की कंडीशन वाली, तो आसपास के उत्पादों की अहमियत बढ़ गई है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो किसान कुछ हद तक प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी औसतन देखा जाए तो 60 से 70% लोग जो होते हैं 12 महीने में 4 महीने बिल्कुल निठल्ले बैठे रहते हैं, उनके पास में कोई रोज़गार नहीं हमारा होता। या जहाँ वर्षा आधारित खेती होती है, जहाँ अगर वर्षा अनुकूल रही, मौसम अनुकूल रहा तो खेती अच्छी ढंग से होती है, अगर नहीं हुआ तो वहाँ पर फसलों का नुकसान तुमको देखने को मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रायः तुम सीजनल, जिसको हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और ये इसके अलावा उसमें एक और भी है डिस्गाइज्ड वाले कंडीशन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो छुपी हुई बेरोजगारी हमारा वही हो गया, जैसे कि 1 एकड़ ज़मीन में अगर घर के 5 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा ना कि प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा का अंतर आ जाएगा। एक कहानी तुम्हारी पिछले दिन हुई थी इस पर कि सुखीराम जो है उसके घर में जो 5 लोग थे काम कर रहे थे, उसमें से 2 लोगों को ले गया अपने घर खेतों में काम कराने के लिए, तो उत्पादन उतना ही कि उतना ही हुआ। तो अब गांव में उनके पास में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण वो बेबसी लाचारी उनकी होती है कि वो खेतों में ही किसी तरीके से इंगेज रहते हैं। या घर में मान लो कि 2 ही पशु पालन वो लोग कर रहे हैं दूध उत्पादन करने के लिए किसी भी तरीके का, तो 2 पशुओं के जो रख रखाव उसके लिए काम करने के लिए जो कमर्शियल वे में भी दिमाग लगाया जाए तो 2 पर्सन काफ़ी है। लेकिन उनको पढ़े लिखे कम हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, तो उनके पास में कोई ऑप्शन ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, तो वो अप्रोक्ष रूप से उसी कामों में लगे रहते हैं और प्रोडक्टिविटी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसी जो एक कल्चर दिखाई देती है उसमें हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी करते हैं। और टाउनशिप कल्चर में तुम देखोगे जहाँ पर अर्बन एरिया हमारी होती है, वहाँ पर एक अलग प्रकार की बेरोजगारी तुमको देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। उसको हम लोग कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में भी एक चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तुम्हारे पास में है, हाईली स्किलफुल पर्सन हो तुम, और कोई ऑर्गेनाइजेशन तुमको मात्र 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये में हायर करती है, तो आप इस महंगाई में अंदाज़ा लगा कि 12 या 15,000 रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल है। लेकिन अब मार्केट में आप जहाँ जा रहे हैं, जिस कंपनी में अपने आप को ये क्या कहते हैं जॉब ढूंढने जाते हो, सब 15,000 से नीचे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा। तो तुम्हारे पास में लाख अच्छे स्किल्स हैं, अच्छी डिग्री है, अच्छी नॉलेज है,
इसके बावजूद भी तुम्हें प्रचलित जो है तुम्हारा पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, यानी कि तुम्हारा लेबर कॉस्ट जो मिलना चाहिए एक्चुअली, जो मल्टीनेशनल कंपनियां 30,000 35,000 40,000 या मिनिमम मान के चलो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब करने वाले लोग होते हैं जिनकी सैलरी औसतन ठीक ठाक देखने को मिलती है, नियर अबाउट 40 to 50 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास में, तो ये सैलरी जो है ना एक सेटिस्फैक्ट्री और ये सम्मानजनक सैलरी हम लोग कह सकते, संतोषजनक और सम्मानजनक। यानी सैलरी में तुम्हारा न केवल अपना घर का खर्च चलाना है, बेसिक नीड्स को पूरा करना है, बल्कि उससे तुम्हारी फैमिली फॉर्म होने वाली है, उसको भी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। घर में कोई एल्डर्स होंगे या जो बूढ़े लोग होंगे उनकी भी देखरेख करनी होगी, तुम्हें शेल्टर होम सिक्योर करना होगा, तुम्हें कॉटन फूड हेल्थ एजुकेशन सब पर ध्यान देना होगा। तो 40 से 45-50 हज़ार रुपये की सैलरी जो कॉमनली देखा जाए तो जीवन का निर्वाह करने के लिए वो मिनिमम माना जाएगा। तो उस स्तर की नौकरी अगर तुम्हें नहीं मिल पाती है और फिर भी तुम काम करने के लिए विवश हो, तो ऐसे जो बेरोजगारी का दौर हमारा दिखाई देता है, इसको हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। कि आपने डिग्री रखी है, अच्छी खासी स्किल रखा है, बट किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के काम करते हैं तो आपको मतलब एक बैड नेगोशिएशन का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर आपको बहुत कम सैलरी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिर भी आप बेबसी में उसको काम करने के लिए विवश रहते हैं। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो ये सब टर्म तुम्हारा आता है सीजनल डिसगार्ड एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप इसको देख लेना। और इसका हो ही गया, कटाई निराई के समय में व्यस्तता रहती, फिर रेस्ट समय वो लोग बैठे रहते हैं, तो उसको हम लोग, या प्रच्छन्न बेरोजगारी का एग्जांपल तो तुमको हमने दिया था कि उसकी उत्पादकता पर कोई असर नहीं पड़ती है हमारी, जो पिछले दिनों केस स्टडी में हम लोग किए थे। शहरी क्षेत्रों का तो हो ही गया। देरा के मैट्रिक की तुलना में स्नातक और जो पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की बेरोजगारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। पिछले दिन न्यूज़ में आया था तुम्हारा आईआईटी किया हुआ लड़का है ना, धनबाद का जो रीजन है रेलवे का, वहाँ पर तुम्हारा ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए ना फार्म भरा, अप्लाई किया और ग्रुप डी की नौकरी कर भी रहा है। या तुम लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा उत्तर प्रदेश वगैरह का, या तुम्हारा इधर मध्य प्रदेश का, इवन बिहार में भी ये जिसको परिचारी कहते हैं हम लोग, मल्टी टास्किंग वर्क, जो पहले ग्रुप डी हुआ करता था, जिसको ये प्रचलित भाषा में चपरासी और पियून कहते हो। चपरासी और पियून की नौकरी करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट उसमें बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए, बीएड वगैरह किए हुए लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सैलरी मिला जुला करके 22-25-30 हज़ार रुपये जो भी ग्रुप डी की नौकरी हमारी होती है, उससे वो सैलरी उसको सही सलामत दिखता है। लेकिन सोचो कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक एमटेक या ऐसे हाईली प्रोफेशनल जो होते हैं हमारे, अगर वो पियून की नौकरी करेंगे तो उस देश के लिए कितना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, और उस देश की पूरी जो हमारी ये नियोजन व्यवस्था है, यानी कि प्लानिंग जो होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लो कि कोई डिग्रीधारी किसी तरीके से पैसा लेकर के डिग्री जॉब कर रहा है तो उसको चलो कोई बात नहीं, लेकिन वाकई में स्किलफुल आदमी है, नॉलेजफुल आदमी है, जहाँ पर उसकी जगह अच्छे कॉलेजों में होनी चाहिए, अच्छे स्कूल संस्थाओं में होनी चाहिए, वो अगर पियून की नौकरी करने पर विवश होता है ड्यू टू सैलरी, कि सैलरी 27-28 हज़ार रुपये की मिल जाती है, तो उस लिहाज से देखा जाएगा तो ये देश के लिए काफ़ी मतलब शर्मनाक है। और देश में सही मायने में मानव संसाधन का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन न करके कहीं ना कहीं उसे मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इस पर गौर करने होंगे हमारी पूरी देश की व्यवस्था को, खास करके जो बड़े लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और सीएम वगैरह टाइप के लोग होते हैं, इनको अपने देश की जनसंख्या का सही आकलन करके वैसे लोगों के लिए सही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने जाने चाहिए, ताकि वो व्यक्ति अपने काम को करके सेटिस्फैक्ट्री फील करे और उसकी सैलरी उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे। ये दोनों तरफ से संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के हम सही मायने में मानव संसाधन या कोई भी रिसोर्स का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दे रहा है कि दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए भी आवश्यक तकनीक कौशल की कमी भी दिखाई दे रही है। बेरोजगारों में संसाधन की बर्बादी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट में खास करके जो मैन पावर होता है। अर्थव्यवस्था के लिए ये परिसंपत्ति है, एसेस्ट है, जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता हमारा, और बेरोजगारी कारण दायित्व में बदल जाते हैं, युवकों में प्रायः निराशा और हताशा की भावना पैदा हो जाती है, और लोगों के पास में परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त अमाउंट नहीं होता है, राशि नहीं होती है। सो शिक्षित लोगों के साथ में जो कार्य करने की इच्छा रखते हैं और सार्थक रोजगार पाने में समर्थ नहीं है, वह एक बहुत ही बड़ा सामाजिक मतलब सोशल एक तरीके के सोचो कि तुम्हारा ये वेस्ट है ना। क्योंकि जो खास करके पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, शिक्षित होता है और बेरोजगार होता है,
उसको कहीं ना कहीं समाज में भी लोग ना अलग ढंग से उसको ट्रीट करते हैं, तो उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक हताशा और निराशा या इन्फीरियर फीलिंग आ जाती है हमारी, है ना। फीलिंग ऑफ होपलेस एंड डिसअपियर अमंग द विथ, ये कॉमन दिखाई देती है। और इस हताशा और निराशा में तुम प्राय देखोगे कि बहुत सारे ऐसे सोशल डिसऑर्डरनेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें इथेंसिया वगैरह का तुम लोगों ने देखा होगा, है ना। और बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट ले लेते हैं, या तुम्हारा समाज में एक कलह की स्थिति पैदा हो जाती है, या वो व्यक्ति जो बच्चा व्यक्ति विशेष होता है जो कि फेयर माइंड का होता है, उसको जो कि काम नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं अपराधीकरण की भी भावना, क्रिमिनलाइजेशन की एक फीलिंग आने लगती है। और इस तरीके से समाज में बहुत सारी तरीके की अव्यवस्थाएं हमारी फैलने का डर रहता है। आजकल क्राइम और क्रिमिनलाइजेशन इतना बढ़ चुका है, इसमें ऐसा नहीं है कि सब प्रोफेशनल बदमाश हैं, कुछ लाचारी और बेबसी में भी क्राइम हो रहे हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद में दे रहा है कि बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, खास करके वर्किंग पॉपुलेशन जो होती है बेरोजगारों पर निर्भरता बढ़ाती है, और किसी व्यक्ति के साथ समाज में जीवन जीने की गुणवत्ता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी परिवार के मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर ही रहना पड़ता था, उसके स्वास्थ्य स्तर पर आम गिरावट देखने को मिलती है। और इसमें स्कूलिंग सिस्टम भी ना एक डिसेपरेशन मिलता है। उसमें हेल्थ इश्यूज ये है कि मान लो कि पढ़ा लिखा भी अगर शिक्षित व्यक्ति है, अगर उसके पॉकेट में पैसे नहीं है, अगर छोटी सी कोई स्वास्थ्य समस्या है उसकी आ जाती है ना, और वो अवॉइड करने लगता है, लेकिन वो अचानक से चल के आगे चल के एक बड़ी समस्या में बदल जाती है। तो जो ये अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में अगेन उसको एक कहीं ना कहीं या तो जान गंवानी पड़ती है, या उसे बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान का सामना करना पड़ता है। और सपोज दैट अगर सही मायने में स्किलफुल और योग्य व्यक्ति होगा तो उस दुनिया को छोड़ कर अगर चला जाएगा, तो आने वाले में उस समय में जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए, जो समाज के लिए होना चाहिए था, वो हमारा नहीं कर पाता है। और जो स्कूलिंग सिस्टम जनरेट करने का, हम तो बार बार कर रहे हैं, पटना में तुम देख सकते हो संत माइकल, संत कैरेंस, है ना, डॉन बॉस्को, ओपन माइंड्स, डी वाई पाटिल, हम लोग का स्कूल, और भी नीचे भी बहुत सारे स्कूल्स तुमको मिलेंगे। तो ये जो हमारा इक्वल स्कूलिंग सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, समान शिक्षा प्रणाली वगैरह पर भी कहीं ना कहीं कुठाराघात है। और जब हमारे देश में एक ही व्यवस्था में और एक ही स्थिति में अगर रंग बिरंग की चीज़ें लोगों के साथ उपलब्ध रहेगी केवल ऑन द बेसिस ऑफ दी योर इकोनॉमिकल स्टेटस, तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग हमारी होगी। और आर्थिक समानता तो नहीं रही, सामाजिक समानता में भी विभेद तुमको देखने को मिलेगा। और आर्थिक स्तर पर जो बच्चों के साथ भेद पैदा होगा, ये आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में हम बच्चों को आगे बढ़ने के लिए विवश कर रहे हैं, जो आगे चल के समाज के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स और सामाजिक कुंठा का रूप धारण कर सकता है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इसमें दे रहा है कि हेंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ द डिटरमिनल इम्पैक्ट ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। ये मतलब बेनिफिशियल नहीं कहा जा सकता है। और बेरोजगारी में वृद्धि जो होती है, एक किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था खास करके जो इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमी के तौर पर इसका प्रेजेंटेशन होता है, और यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है, जिन्हें इसको उपयोगिता से ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर आम लोगों के संसाधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए ये दायित्व बन जाते हैं। अब 37-40 सालों तक नौकरी करने का उम्र है, अगर उसको मन जो काबिल नौकरी नहीं मिल पाया, तो फिर उसी के लिए आपको ना सरकार को ये क्या कहते हैं, फूड सिक्योरिटी के तहत में पीडीएस को दुकानों से अनाज देना पड़ेगा, उसके बच्चों को मिड डे मील देना पड़ेगा, साइकिल देना पड़ेगा, यूनिफॉर्म देना पड़ेगा, उसको भी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो भी कुछ ऐसे पेंशन हमारे मिलते हैं लोगों को देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं नेशनल एसेट जो था हमारा, नेशनल लायबिलिटी में कन्वर्ट कर जाएगा, और ये आर्थिक बोझ देश का हमारा बढ़ता चला जाएगा। एस्थेटिकली जो एनालिसिस की गई है उसमें तुम देख सकते हो कि हाँ, स्टैटिकली इन केस इन इंडिया स्टैटिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। जनसंख्या का दर काफ़ी, बेरोजगारी दर काफ़ी निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की भी गिनती नियोजित सेक्टर में हमारा कर लिया जाता है, लेकिन उसकी क्षमता और आय के हिसाब से उसके लिए पर्याप्त नहीं है। काम तो कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, काम को थोपे गए हैं, शायद इसलिए पसंद कोई अन्य काम करना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हो, बट उनके पास में ऑप्शन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा है, जैसे तुम देखोगे पटना में ही छोटे छोटे रेहड़ी लगा करके, ठेला लगा करके, लॉरी लगा करके लोग जो काम करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि जितने भी ठेला रेहड़ी और जो कुछ भी लगा रहे हैं
फुटपाथों पर बैठ के काम कर रहे हैं, वो सब के सब बेकार और अयोग्य ही होंगे? ऐसा नहीं है, उनके पास में ऑप्शन नहीं है तो कुछ भी छोटी सी 10 डायरियाँ लेकर के बैठ जाते हैं, छोटे से खिलौने लेकर के बैठ जाते हैं। कुछ ऐसा, और मुश्किल से हमको लगता है 2 या 3 4 5 लोग उसके खरीदार करने के लिए जाते हैं। या इवन एक तुम्हारे एक बुक में एग्जांपल दे रहा है ये कोबलर का, मोची का, है ना, जो चप्पल ठीक करने वाला। तो कोबलर जब स्किलफुल है, जब उसके पास में हुनर है, तो उसको क्यों नहीं, मतलब जो यहाँ की जो बट्टा मोची और जो श्री लेदर या बड़ी कंपनियाँ हैं उसको जॉब दे देती है। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइज कंपनी में जाकर के वो उसके हुनर का अगर हम प्रयोग करें, क्योंकि जो आदमी चप्पल को बना सकता है, सी सकता है, मजबूत कर सकता है, उसको एक सही, तो उसके हाथों में स्किल है तब ना। मान लो कि 20 रुपये तुम दे करके आपने चप्पल ठीक करा लिया, आप उतनी व्यवस्था लेकर के बैठिए, आपने खुद से ही बना के देखो कि उसमें कितना मशक्कत करनी पड़ती है, या कर भी नहीं पाओगे, संभव नहीं है ना। तो ये उसके लिए पेमेंट काफ़ी मतलब न के बराबर बहुत कम देते हैं हम लोग, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसे देते हैं। तो दिन भर में मान के चलो कि अगर 10 जूते वो ठीक भी कर लेता है सही ढंग से, तो उसको 300 रुपये की आमदनी हमारी होती। तो 300 रुपये में अब मान लो कि सही मायने में अगर उसने अपने परिवार की प्लानिंग नहीं किया होगा, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे या उसके बच्चे को भी पढ़ने होगा, खाना अच्छा खाना होगा, तो 300 रुपीज़ में 4 या 5 लोगों के लिए है ना व्यवस्था कर पाना पूरी शाम तक के लिए थोड़ा टफ है। शेल्टर हो, कॉटन हो, सब उसमें जोड़ दो, हेल्थ एजुकेशन सबको, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दे रहा है कि क्या आपको स्मरण है, याद है कि आपने जूते और चप्पल को ठीक कराने के लिए क्या पे किया था? तो स्वाभाविक है कि ये जो पॉपुलेशन हमारी होती है, जहाँ पर हम जो भी मिनिमम पे कर रहे होते हैं, इनको अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में या खास करके अगर हम एम्प्लॉयमेंट का विषय मान लेते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशूज़ है कि ये जो रेहड़ी पटरी और छोटे जो काम करने वाले लोग होते हैं हमारे, के करने वाले लोग होते हैं, उनकी गणना तो रोज़गारों में कर दी जाती है, लेकिन वैसे 60% लोग हैं जो रोज़गार में नहीं है, बल्कि किसी भी तरीके से अपने आप को दिन काट रहे हैं व्यस्तता की स्थिति पर, मतलब बेगारी की तरह बेकारी है वो, है ना। एक बेकार होता है जो मतलब उसके पास में कुछ काम नहीं है, और एक है कि मन बहलाने के लिए कुछ अपना करने के लिए बैठा है, जिसको हम लोग बेगार कहते हैं। उसको इंग्लिश में भी बेगर ही शब्द आता है, BEGAR आता है, बेगर, है ना। तो ये पूरा परिवार खेतों में काम करे या जो अन्य प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हमारी होती है, तो ये कुल मिला जुला करके, और कहीं ना कहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होने के कारण एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉइटिंग फैक्टर भी हमारा देखने को यहाँ पर मिलता है। एक छोटी सी गांव की केस हिस्टोरिकल कहानी के बारे में जिक्र कर रहा है कि वो परिवार जो था गांव में खाता पीता था किसी तरीके से अपना, मैंने बढ़िया से जो उत्पादन करके इस सब तरीके का कार्य करता था। उसमें दे रहा था कि उसके परिवार के सदस्य ने कपड़े बुनने और बच्चों को पढ़ाने उसके अतिरिक्त आय की आवश्यकता स्वयं पूरी कर लेता था, है ना। जहाँ पर ऐसे परिवार रहता था, उसमें से एक परिवार में से एक बेटे ने कृषि महाविद्यालय में गया पढ़ाई करने के लिए। वो एक छोटा परिवार कैसे परिवर्तन ला सकता है, इसके बारे में तुम्हारे बुक में दिए हुए, इसको पढ़ोगे तो तुम पता कर सकते हो। तो वो टेक्निकल डिग्री लेकर के आता है और गाँव के लोगों को बताता है कि आप परंपरागत तरीके से खेती ना करें, थोड़ा सा उसमें कुछ कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाए, एग्रो इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चरल वर्क, ये इंजीनियरिंग वर्क में कार्य किया जाए। और उसने काफ़ी क्रिएटिव वर्क करके, है ना, उन्नत किस्म के एक हल तैयार किया जो कम समय में खेतों की अच्छी प्लाइंग यानी कि जुताई कर लेता था। इस तरीके से उसमें गांव में रिकॉर्ड वृद्धि हुई हमारी गेहूँ उत्पादन में। इस तरह से गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का काम आगे बढ़ा। इसके बाद में परिवार का जो एडिशनल इनकम हुआ उस परिवार का, उसने गाँव में बेच दिया, उसको अच्छा लाभ हुआ। उसके आसपास के लोगों भी उससे अप्रिसिएट हो गए कि नहीं, ऐसा काम किया जा सकता है। उद्यमी किसान जिसको हम लोग कहते हैं, आमतौर पर देखोगे कि चैनल वगैरह पर भी दिखाता है कि ऐसे काम करके आप भी अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो गांव के लोगों को लगा कि चलो ये पढ़ाई करके आया, अच्छी नॉलेज रखता है, तो इसकी जैसा ही खेती हम सभी लोग भी करें और आगे काम करें। तो अब जब सब गांव के लोगों ने मिल करके सामूहिक तौर पर खेती करना प्रारंभ कर दिया, तो सबके पास में सरप्लस प्रोडक्शन हमारा होने लगा अन्न का। वो सभी लोग बाज़ारों की तरफ जाने लगे, बेचने लगे, और धीरे धीरे रिस्पेक्टिव सभी घरों में आर्थिक जो सुधार हमारा हुआ, इकोनॉमिकली उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई। अब उन लोगों को लगा कि जब हम लोग इकोनॉमिकली सिक्योर हो गए, तो हमारे बच्चे जो हैं जो अनऑर्गेनाइज में पढ़ाई कर रहे हैं, कि उन्हें एक ऐसा व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पर हम सभी बच्चों को एक सामूहिक विद्यालय में भेज सकें। और सभी लोगों ने मिल करके पंचायत से अनुरोध किया कि गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। और उन्होंने विश्वास दिलाया लोगों को, पंचायत को, कि हम सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। क्योंकि खाते पीते संपन्न थे, तो बच्चों को दबाव नहीं था काम करने का, तो बच्चे बैठ करके बेकार हो जाते ना। तो उसको लगा कि इसकी शिक्षा का कार्य हमारा होना चाहिए।
और स्कूलों में इसको भेजने का उन लोगों ने प्रॉमिस किया। पंचायत सरकार जो व्यवस्था हमारी होती है उसने स्कूल खोल दिया। छोटे से गांव से छोटे से कस्बों से एक शिक्षक की नियुक्ति वहाँ पर कर दी गई और सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद गांव के एक परिवार में एक लड़की ने सिलाई का प्रशिक्षण लिया, खास करके जो ये होम साइंस में जो इंटरप्रेन्योरशिप का वर्क हमारा लड़कियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो उसमें एक लड़की ने सिलाई का प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली और वो गांव के पूरे लोगों को कपड़े, लेडीज और जेंट्स, हर एक प्रकार के कपड़ों की सिलाई करने लगी। तो लोगों को भी थोड़ा सा पैसा आया तो थोड़ा सा फैंसी ड्रेस पहनने का मन किया और उस लड़की को भी रोज़गार मिल गया। तो जब वहाँ पर अच्छे कपड़े बनने लगे तो लोगों को पहनने ओढ़ने का ढंग हमारा बदल गया और एक नया काम सृजित हुआ हमारा दर्जी का, टेलरिंग का। और उसके देखा देखी में और भी 10-5 लड़कियों ने सीखा होगा टेलरिंग का काम, या इवन मान के चलो कि वहाँ पर स्किल डेवलप होने के बाद में अगर अच्छे कपड़े तैयार होने लगे, स्टिचिंग होने लगी, तो अगल बगल के बाज़ारों में भी इसकी सप्लाई होंगी। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, मार्केट, शॉपिंग, दुकान सब खुल सकते हैं हमारे। तो ऐसे रोज़गार सृजन और कम पैसे में अच्छा काम, अगर मान लो कि अगर तुम्हारा काम का ये वहाँ पर रेट ज़्यादा होता है तो लो कॉस्ट में भी ना इनकम होने लगता है। अगर मान लो कि तुमने लॉन्ड्री की दुकान खोल रखा है, जिससे सपोज दैट कि कपड़े पर आयरन वगैरह ही देने का काम तो है, दिखने में छोटा लग रहा है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास में 10 कपड़े आते हैं तो 10 कपड़े को तुम करते हो तो तुम्हें हाई रेट रखोगे तो ही तुमको बेनिफिट होगा। अगर मान लो कि तुम्हारे पास में 10,000 कपड़े आते हैं तो तुम लेबर रखना पड़ेगा, 4 लेबर रखोगे और वहाँ पर अगर एक कपड़े पर अगर 2 रुपये भी तुम रखते हो या 3 रुपये भी रखते हो तो तुमको एक दिन का इस 5 से 7 रुपये वाले से ज़्यादा इनकम तुम्हारा होगा। तो कहा जाता है कि काम की दर जहाँ उच्च होती है वहाँ निम्न ट्रांजैक्शन, मतलब लो ट्रांजैक्शन में भी मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने का हमारे चांसेस होते हैं। तो ये दे रहा कि उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और किसानों के कपड़े खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, उन्हें टाइम भी बचने लगा और वो पूरा जो टाइम बचता था खेतों में लगा देते थे, जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी और इस तरीके से तुम्हारा गांव जो था संपन्न हो गया, जिसको हम समृद्ध गांव कहते हैं। और किसानों के पास में उपभोग की बहुत सारी अधिक वस्तुएं भी उत्पादन होने लगी, उसको बेच सकते थे, बाजार में जा सकते थे, ऐसा करके। और इस तरीके से वो गांव हमारा खुशहाल हो गया। तो दे रहा है कि औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं भी था, फिर भी शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियरिंग का काम हमारा वहाँ पर किया गया। और यह साधारण गाँव की कहानी है जहाँ पर मैन पावर, मानव पूंजी जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ से जटिल और आधुनिक क्रियाकलापों के माध्यम से उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मतलब अगर सही मायने में अगर हम जनसंख्या का नियोजन प्रॉपर प्लानिंग से करें, पॉपुलेशन की एक अच्छी पॉलिसी बनाएं, अगर हम फैमिली प्लानिंग से ही उसको शुरुआत करें, अपने घर के छोटे नौनिहाल बच्चों को स्कूल की तरफ भेजें, उसके पढ़ाई लिखाई पर समुचित खर्च करें, व्यवस्था करें, हर एक घर के जो सक्रिय मेंबर हैं उनको रोज़गार के समान अवसर उपलब्ध होते रहे, अपने स्किल को लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से अगर इम्प्रूव करते रहे तो परिवार, पहले तो व्यक्ति संपन्न होगा, फिर परिवार संपन्न होगा, उससे संपन्नता से पूरी समाज में एक प्रोस्पेरिटी की फीलिंग आती है। पूरा अगर सोसाइटी प्रोस्पेरस होती है तो ये इसका असर ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पड़ता है, राज्य हमारा समृद्ध हो जाता है, राज्य से देश की मजबूती तुम्हारी जुड़ी हुई है, देश से विदेशों की जो महाद्वीपों उपमहाद्वीपों की और तुम्हारा वर्ल्ड कंटिनेंटल पर। तो हमारी जो वैश्विक संदर्भ में जो एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटीज़ फॉर्म करने का, जिसको हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, ये तो फीलिंग बहुत पहले से हमारे अंदर में भरी हुई है। लेकिन इसके लिए है कि हम हर एक व्यक्ति पर प्रॉपर ध्यान दे करके हम एक सशक्त और मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं और इस तरीके से आर्थिक, सामाजिक हर एक प्रकार की समृद्धि हमारे समाज में आ सकती है। तो ये पूरे चैप्टर के एनालिसिस करने के बाद में ये ही पता चलता है कि कैसे हम पॉपुलेशन को एक एज अ रिसोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी इसका बुक चैप्टर का नाम ही था कि पीपल एज अ रिसोर्स, कैसे हम मानव को संसाधन में बदल सकते हैं। और तुम लोग देखोगे भारत में जितने भी वर्क हमारे होते हैं, खास करके जो बच्चे ट्रेंड किए जा रहे हैं, प्रारंभिक एजुकेशन जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ से लेकर के जो भी टेक्निकल और जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है हमारी या हायर एजुकेशन गेन करते हैं वो, उसके लिए डिपार्टमेंट का नाम हमारा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जिसको हम लोग कहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। उसको वही वर्तमान में एक शिक्षा मंत्रालय अलग बनाने की बात की गई है। लेकिन कोई भी व्यक्ति प्राइमरी एजुकेशन ले रहा हो, सेकेंडरी एजुकेशन ले रहा हो, हायर एजुकेशन ले रहा हो, सारे के सारे जो भी एक्टिविटीज़ या वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, कोई और भी अन्य हमारे कार्य कर रहा है वहाँ पे स्किल को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा है,
तो उसकी स्किल और हुनर जो है ना हमारा आने वाले दौर में ये एक बहुत हद तक है ना उस व्यवस्था को लाने का काम करेगा जहाँ पर हम इंसान को एक संसाधन के तौर पर उपयोग कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक नेशनल एसेट साबित होंगे, है ना। तो देश की आर्थिक समृद्धि में इनका परोक्ष रूप से योगदान है, डायरेक्टली इसको कंट्रीब्यूट हम लोग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो गया और इसमें कहीं समस्या आती है तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखें एंड देन जो भी प्रॉब्लम हो बात करो। ओके।